हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 28 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है आरबीआई के नए ऑथेंटिकेशन डायरेक्शन 2025 अधिनियम किसके अंतर्गत जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2027 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2027। आरबीआई के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025 में कुछ दिशा निर्देश आरबीआई ने जारी किए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है इस प्रकार। भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन की सुरक्षा को बढ़ाना है। इसमें सभी भुगतान सेवा प्रदाता के लिए टू फैक्टर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। ये चीज़ याद रखिए, टू फैक्टर प्रमाणीकरण है वो अनिवार्य कर दिया है, जिसमें कम से कम एक घटक है वो डायनेमिक होना ही चाहिए। और ये जो नियम है ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से टू फैक्टर प्रमाणीकरण है ये जारी जो हुआ है आरबीआई की तरफ से वो प्रभावी हो जाएगा। इसमें कार्ड नोट प्रेजेंट सीएनपी के जो लेन देन है उसमें सबसे ज़्यादा जोखिम है। इसके लिए आरबीआई ने टू फैक्टर प्रमाणीकरण लॉन्च किया है सीएनपी कार्ड के लिए। ठीक है, इसमें 1 अक्टूबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 से कार्ड जारीकर्ता को जोखिम आधारित प्रमाणीकरण अपनाना ही होगा। ठीक है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर लागू नहीं होगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ये सभी कार्ड पे, सभी अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन है उस पर लागू नहीं रहेगा, ओनली सीएनपी पे ही लागू होगा ये। ठीक है, और आरबीआई ने इन टू फैक्टर प्रमाणीकरण जो है इसके 3 प्रकार बताए हैं। टू फैक्टर प्रमाणीकरण के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से समथिंग यूजर नाउ, जिसमें आता है पासपोर्ट पिन और पास फ्रेज जो यूजर को बनाना होता है। उसके बाद समथिंग यूजर हैज में हम बात करें तो एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड इसमें आता है। उसके बाद समथिंग यूजर इज की बात करें तो बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, आधार, आधार प्रमाणीकरण, ये सभी यूजर इज में आएगा। और इनमें कम से कम एक प्रमाणीकरण घटक है वो डायनेमिक होना ही चाहिए, यानी हर बार नया या फिर बदलता हुआ हो। ठीक है, अगर एक घटक असुरक्षित हो जाए तो दूसरा प्रभावी न हो, ये सुनिश्चित करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसमें जो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में, और वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट है, ये कब और कहाँ पे साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। ये म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट है MRA, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ एक म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट है। यह समझौता 24 सितंबर 2025 को वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये MOU हुआ है उसका उद्देश्य है जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना, अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना, नियामक बाधाओं को कम करना, भारतीय जैविक उत्पादों को ऑस्ट्रेलिया के उच्च मूल्य वाले बाजार में पहुंचाना। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका हिस्सा रहा है एपिडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको लागू करता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो PM है वो है एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा
गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट होगा, हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी ने ये लॉन्च किया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना, और इसकी जो पात्रता रखी गई है वो विवाहित या अविवाहित महिला हो, जो परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो, एक से अधिक पात्र महिलाएं एक परिवार में लाभ ले सकती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए, एक परिवार में एक से अधिक महिला भी लाभ ले सकती है, ठीक है। लाभ पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे, किसके थ्रू, डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से 2100 रुपए उनके हर महीने खाते में जाएंगे। और लाभार्थी है कितने हैं, लगभग 20 लाख महिलाएं हैं जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए है। इसका जो टोटल बजट आवंटित किया गया है वो है 5000 करोड़, किसके लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के समुद्री और शिप बिल्डिंग इकोनॉमी इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने भारत के समुद्री और शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है 69,725 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 69,725 करोड़ रुपए शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने आवंटित की है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 24 सितंबर 2025 को स्वीकृत 4 स्तंभीय रणनीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई है। और इस 4 पिलर रणनीति का उद्देश्य क्या है, इस 4 पिलर जो रणनीति है उसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक वैश्विक शिप बिल्डिंग का नेता बनाना है, घरेलू क्षमता को बढ़ाना है, वित्तीय सहायता और शिप यार्ड विस्तार करना है, दीर्घकालीन समुद्री वित्त पोषण प्रदान करना है, कौशल विकास, तकनीकी क्षमता और नीतिगत सुधार को करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा 4 पिलर रणनीति का, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय जो हमारे मंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल, डिब्रूगढ़ असम उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और वही राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो शांतु ठाकुर है, बोगामा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक इन इंडिया स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया की 11वीं वर्षगांठ पे ये 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया था, जिसको श्रीमान पीयूष गोयल ने जारी किया है। मेक इन इंडिया की ये 11वीं वर्षगांठ थी, 25 सितंबर 2025 को मनाई गई थी। और इसकी मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को, 2014 में स्टार्ट हुआ था। इस बार 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस योजना का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और इस समारोह की 11वीं वर्षगांठ है 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता का जश्न मनाया गया है। और इसी उपलक्ष्य में एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया सिक्का। कब किया गया था, 20 सितंबर 2025 को। तो आप ये डेट भी याद रखना कि मेक इन इंडिया के जो 11वीं वर्षगांठ मनाई गई थी उसमें 100 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया था। कौन सी डेट को किया गया था, 20 सितंबर 2025 को। और इस स्मारक सिक्के पे क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तारीख है लॉन्च की 20 सितंबर 2025 जो मैंने बता दी है। वजन है 35 ग्राम, इसका टोटल वजन 35 ग्राम है। और इसका टोटल व्यास हम बात करें तो 44 मिमी है, 44 मिमी इसका टोटल व्यास है। और धातु की अगर बात करें तो इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकेल है और 5% ही जिंक है। तो ये चीज़ आप भी परसेंटेज भी याद रखिए, 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जिंक है। और इसके अग्रिम भाग को हम ऑब्जर्व करें तो फ्रंट में है अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और भारत लिखा हुआ है
इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और 100 रुपीज़ का साइन है। और रिवर्स साइड में बात करें तो मेक इन इंडिया का शेर है, उपयोग उपकरणों से बना हुआ है, नवाचार का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री कौन है हमारे, श्रीमान पीयूष गोयल, राज्यसभा महाराष्ट्र। और वही राज्य मंत्री की बात करें तो जितिन प्रसाद, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 कब मनाया गया है? तो ये वर्ल्ड पर्यटन डे है, हर साल कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल जो इसकी थीम रही थी 2025 की, वो है पर्यटन और सतत परिवर्तन। 2025 की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन, ठीक है। और इसका उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र को अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार, समावेशी और स्थायी विकास के अनुरूप बनाना है, ताकि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक अवसर सृजन करने में सहायक बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने तेजस Mk-1A विमान की खरीद के लिए समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तेजस Mk-1A विमान खरीदने के लिए 97 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 97। तेजस Mk-1 एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जाएगा। और इसमें जो टोटल जो सामग्री यूज होगी, जो पार्ट्स यूज होंगे, उसमें 64% तक के है वो स्वदेशी सामग्री यूज की जाएगी। तो ये अपने आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए मान सकते हैं कि इसमें टोटल जो यूज होने वाले पार्ट्स है वो 64% स्वदेशी रहेंगे। और इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है जो स्वयं रक्षा कवच, रक्षा प्रणाली और स्टैंड ऑफ रेंज से हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और सितंबर 2025 में 62,370 करोड़ रुपए का HAL के साथ समझौता किया गया है। और 97 तेजस Mk-A1 विमान की खरीद के लिए समझौता हुआ है, जिसमें 68 सिंगल सीट और 29 ट्रेनर रहेंगे, ठीक है। 60% से अधिक सामग्री है वो स्वदेशी रहेगी, 67 नए उन्नयन रहेंगे। IDDM श्रेणी जो है यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रहेगी। और इसकी जो डिलीवरी मिलने वाली है रक्षा मंत्रालय को वो रहेगी 2027 से 2028 में। शुरू के 6 वर्षों में अब तक इंडियन एयरफोर्स के पास 180 प्लस तेजस विमान है वो ऑर्डर में रहेंगे। और भारतीय वायुसेना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1932 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना के जो अभी प्रमुख है वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है वो भारतीय वायुसेना के भी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और IBPC, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत के बीच एक MOU पे साइन हुआ है, वो कहाँ पे किया गया था? तो ICC और IBPC कुवैत के बीच जो समझौता हुआ है वो हुआ था मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे हमारा राइट होगा, मुंबई। और इस MOU का उद्देश्य है भारत और कुवैत के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत संयुक्त व्यापार प्रतिमंडलों, प्रदर्शनियों और प्रयोगशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ICC स्टैंड फॉर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल IBPC, कुवैत के बीच ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक और कैशलेस V ऑफिस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली, ठीक है। भारत का यह पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक MAID दिल्ली में खुला जाएगा, ठीक है। वही V ऑफिस दिल्ली डेंटल काउंसिल
का डिजिटल पहल है, ठीक है। सेंट्रल टिश्यू बैंक में मरीजों की महंगी हड्डी क्राफ्ट की लागत में राहत मिलेगी। और वही डीडीसी का हम वीए ऑफिस की बात करें तो दंत चिकित्सकों का पंजीकरण और नवीनीकरण डिजिटल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूरोपीय यूरोपीय भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यूरोपीय भाषा दिवस है हर साल मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 26 सितंबर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यूरोपीय भाषा दिवस की शुरुआत हुई थी 2001 में। 2001 में यूरोपीय परिषद द्वारा यूरोपीय भाषा को हर वर्ष समापन पर मनाने की घोषणा की गई थी। तब से यह हर साल 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज संडे है तो आज इवनिंग तक आपको 6 से 7 बजे के बीच में मैं पूरे वीक का जो रिवीजन वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो रिवीजन वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। शाम को 6 बजे के लमसम 6 से 6:30 बजे के बीच में मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।